नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। आज न्यूज रूम लाइव में हम बात करेंगे जीएसटी बिल से जुड़ी हुई, हम बात करेंगे रियो ओलंपिक में चल रही गतिविधियों की, साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश के बाद विदेशों का भी हाल जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है न्यूज रूम लाइव में हेडलाइंस का। एक भारत एक टैक्स पर एक कदम आगे बढ़ी मोदी सरकार, जीएसटी को मिल सकती है मंजूरी। अरविंद केजरीवाल का बयान, बौखलाहट में पीएम करा सकते हैं मेरी हत्या। आप महिला कार्यकर्ता आत्महत्या मामले में रमेश भारद्वाज गिरफ्तार। मायावती ने खेला कैडर दाव, वेस्ट यूपी की कमान दी अतर सिंह के हाथ। दिल्ली पुलिस ने किया यूपी के पूर्व मंत्री डीपी यादव को गिरफ्तार, मकोका मामले में हुई गिरफ्तारी। चलिए, हेडलाइंस के बाद अब न्यूज रूम में हम सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी खबर यह आ रही है कि जीएसटी को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था, जिन मांगों को लेकर कांग्रेस लगातार जीएसटी का विरोध कर रही थी और कह रही थी कि उसके द्वारा दिए गए संशोधनों पर सरकार को गौर करना चाहिए, तो खबर यह आ रही है कि केंद्र सरकार ने, मोदी कैबिनेट ने उनके संशोधनों में से एक संशोधन को मान लिया है। अब उम्मीद यह है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मानसून सत्र में या अगले सेशन में जीएसटी बिल पर कोई पॉजिटिव मूव संसद की तरफ आए। हो सकता है जीएसटी बिल पास हो। एक लंबे समय से ये जीएसटी बिल अटका हुआ है। यूपीए गवर्नमेंट के वक्त से ये जीएसटी पर लगातार गतिरोध होता है, लगातार राजनीति बनी हुई थी, लेकिन अब जाकर मोदी सरकार की तरफ से ये खबर कि कांग्रेस की जो संशोधन उन्होंने दिए थे उसको मान लिया है। अब उम्मीद जीएसटी पास हो सकता है। इस पर अधिक जानकारी हमें देंगी स्मिता। जिस तरह से जीएसटी को देख के हमें लग रहा था कि एक खुल के राजनीति हो रही थी। तमाम सरकारों, यूपीए के वक्त से ये बिल अटका हुआ है, तब एनडीए ने इसका विरोध किया। जब एनडीए इसको लेकर आया तो अब यूपीए विरोध में खड़ा हो गया। तमाम राजनीतिक दल इस पे एक मत नहीं हो पा रहे थे। अब क्या लगता है कि अब यह बिल पास होने की स्थिति में आ गया है? आज ही शाकिर, देखिए, एक तो उम्मीद की किरण ये दिख रही है कि आज एक बहुत बड़ा फैसला किया है बीजेपी सरकार ने, जो कि 1%, जो कि 3 मांगे थी कांग्रेस की, शुरू से चली आ रही है। कभी भी कांग्रेस ने खुलकर ये नहीं कहा कि हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि ये बिल के समर्थन में हम भी हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका समर्थन करेंगे। तो उसमें से 3 जो उनकी मांगे थी, उसमें से जो एक मांग थी कि 1% जो अतिरिक्त कर है उसको हटाया जाए, वो आज इस सरकार ने मांग ली है। एक कदम अपना बढ़ाया है उन्होंने, एक मांग को माना है ताकि आगे जो उनका रिस्पॉन्स हो वो पॉजिटिव हो। आपको क्या लगता है कि संसद में जिस तरह से पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं, मोदी सरकार जब से आई, मोदी कैबिनेट की तरफ से एक बिल लाया जाता है, उसका विरोध होता है, तब सरकार नहीं मानती बात, एक लंबा दौर चलता है विरोध का, सेशन एडजर्न होते हैं कई बार, लेकिन उसके बाद फिर वही विपक्ष की बात मानते। ये चीजें पहले मैनेज क्यों नहीं की जाती? जिस तरह से पिछले 2 साल में हमने कई बिल देखे जिसपे सरकार बैकफुट पे आई। जी शाकिर, देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पिछले हम ये मोदी सरकार में हम ऐसा देख रहे हैं, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो ये बात भूल जाते हैं कि वो कितना कीमती समय, संसद का कितना सारा पैसा जो उनके ऊपर खर्च होता है, एक दिन के उनके सत्र के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, जो उनका इतना समय कीमती समय होता है, लोग उसके लिए मतलब इंतजार में होते हैं कि एक बिल पास होगा, लेकिन वो उसको अपनी आपसी विवादों में, कलेशों में, बातों में निपटाकर और खत्म कर देते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि हाँ, हम ये बिल पास कर दें, इससे आगे हमें ये फायदा होगा।
जीएसटी के साथ हमें बिल्कुल ऐसा देखने को मिला। आप जीएसटी को शुरू से देखो, जब से मोदी सरकार आई है, आज 2 साल हो गए मोदी सरकार को, और ये वाला जो सत्र है, इससे पहले वाले जितने भी सत्र बीते, आपने हर बार न्यूज में आपने यही सुना होगा कि जीएसटी बिल इस बार पास हो जाएगा, उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद कभी सफल होती हुई नहीं दिखी। और लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी, इस बार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जीएसटी बिल पास हो सकता है। इसके रीजन थे क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है वो बहुत ही कम राज्यों में सिमट के रह गई थी। अब विधानसभा में चांसेस थोड़े बढ़ गए थे बीजेपी के। और दूसरी जो बात उसके साथ ये थी कि जो बाकी के गठबंधन की सरकार थी, जो बाकी के विपक्षी दल थे, वो कहीं ना कहीं इसके समर्थन में थे। जैसे कि आप नीतीश कुमार को ही देख लो, वो इसके समर्थन में थे, और भी बाकी कई ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री थे जो इसके समर्थन में थे। तो जीएसटी को लेकर इस बार संभावना पहले से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अब जब 1% और एक कदम और बढ़ाया और 1% जो अतिरिक्त कर था उसको हटाया गया, तो इसको देखकर संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन बात ये बिल्कुल सही है कि हर बार ये बिल आते हैं, हर बार ये नए मतलब हर बार नई तरह की बिल सत्र में लाए जाते हैं, लेकिन उसका जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, वो एक बहस की भेंट चढ़ के रह जाता है। चलिए, इस बार उम्मीद यह है कि जीएसटी बिल पास हो पाएगा। जिस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट सरकार की तरफ से अब चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है, उसको लेकर उम्मीद यही है कि आने वाले समय में और भी बिल जो जनता के हित के हैं वो भी पास किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई है, लगातार उसके विधायक, उसके कार्यकर्ता ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बाद वो पुलिस केस बनता है, उस पर फिर राजनीति होती है। अभी खबर ये आ रही थी, जहां तमाम विधायक उनके अरेस्ट हुए, अभी खबर ये है कि एक कार्यकर्ता, रमेश भारद्वाज नाम का एक कार्यकर्ता फिर अरेस्ट हुआ है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस पर अधिक जानकारी हमें देंगे रणधीर। जिस तरह से ये खबर आ रही है कि एक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का अरेस्ट हुआ है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी, अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि आम आदमी की ही एक महिला कार्यकर्ता सोनी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने कोई सुसाइड नोट तो नहीं छोड़ा था, लेकिन उनका एक व्हाट्सएप वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये साफ साफ लफ्जों में कहा गया था कि रमेश भारद्वाज ने उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे और उन पर दबाव बना रहे थे शारीरिक संबंधों को लेकर, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी और कुछ दिनों के लिए वो हिरासत में भी गए थे। रमेश भारद्वाज हिरासत में भी थे कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद भी जब वो उनको बेल मिली, लेकिन बेल मिलने के बाद भी रमेश भारद्वाज का जो रवैया था वो और ज्यादा बिगड़ता जा रहा था, जिसकी वजह से सोनी को आत्महत्या करनी पड़ी थी। अब पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्या कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, एज पर द लॉ 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस को कोर्ट में उन्हें पेश करना ही होगा, और गिरफ्तारी हो गई है। बाकी चीजें देखनी होंगी। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, और हमें इंतजार है कि पहले कोर्ट का पुलिस अपनी कार्रवाई कर ले और उसके बाद देखेंगे कि क्या आगे होता है। क्या रमेश भारद्वाज को आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नोटिस दिया गया? क्योंकि बहुत गंभीर मामला है ये, और इसको लेकर भी लगातार राजनीति बयानबाजी हुई थी जिस वक्त ये मामला सामने आया था आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया, मतलब कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया है, और दिया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब ये मामला आया था, प्रथम दृष्टया देखा गया था, उसी वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान आया था वो ये आया था कि रमेश भारद्वाज से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उनके कार्यकर्ता नहीं है। चलिए, जब मामला गंभीर हो जाता है तो हर पार्टी अपने कार्यकर्ता से पल्ला झाड़ लेती है। वैसे भारद्वाज के ऊपर आईपीसी की धारा 506 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। आगे की कार्रवाई अब पुलिस की जांच पर निर्भर करेगी और किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है हम देखेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अब अपनी जान का खतरा सताने लगा है। कल एक वीडियो उन्होंने अपना अपलोड किया, उसके बाद फिर राजनीतिक हलचलें बढ़ गई। क्या कुछ है इस वीडियो में हमें बताएंगे शरद। आम आदमी पार्टी के विधायकों और यहां तक क्या मुख्यमंत्री को भी जान का खतरा है। सीधे निशाना मोदी सरकार और केंद्र सरकार पर। केजरीवाल क्या चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं? नहीं, जैसा देखा जाए पिछले काफी दिनों पहले भी खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर स्याही की फेंकने की खबर आई थी, और काफी सारी इससे खबरें आई थी। तो ये तो एक बार मानना ये तय है कि केजरीवाल अपनी सुरक्षा को लेके अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने आप को, तो इस पे तो सरकार को काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने कल वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, उन्होंने जमकर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पे जमकर निशाना साधा,
और उन्होंने केंद्र सरकार को कोसते हुए ये भी कहा कि हमारे 10 विधायक अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं और एक विधायक के घर पे रेड पड़ी है। तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि रेड पड़ी नहीं, रेड पड़वाई गई है, और जो 10 विधायक अरेस्ट हुए हैं वो अरेस्ट हुए नहीं, करवाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि मोदी सरकार हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। यह एक चक्र मिशन चल रहा है जिसके अंतर्गत ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार मोदी सरकार या मोदी की तरफ से मुझे जान का खतरा भी हो सकता है कि जब हमारे 10 विधायक अरेस्ट किए जा चुके हैं और उसके साथ ही एक विधायक के घर पर रेड डाली जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये इनके विधायक जब अपनी स्थिति से लाचार नजर आ रहे हैं, तो केजरीवाल को ऑब्वियस सी बात है कि अपने को अनकंफर्टेबल फील करना पड़ेगा। अगर उन्हें सुरक्षा को लेकर इतना ही खतरा है तो इसकी बाबत कोई उन्होंने गृह मंत्रालय को अपनी सरकार की तरफ से कोई बकायदा तौर पर एप्लीकेशन दी हो? इस तरह से वीडियो जारी करने का क्या मतलब है? नहीं, जो आपने अभी कहा कि जो कोई एप्लीकेशन दी होती, इस पे मैं बताना चाहता हूं, कल केजरीवाल ने जो बयान जारी किया उसमें इन्होंने कहा कि जैसे आप लोग नॉर्मल पर्सन या मीडिया में ये चर्चा आती थी कि केजरीवाल मोदी के विपक्ष में खड़े हैं, मोदी को लेकर बयान आया, मोदी को लेकर टिप्पणियां आई, तो केजरीवाल ने इस पे एक बयान जारी किया कि जैसे आप सोच रहे हैं कि केजरीवाल ने कहा कि मैं खुद हमेशा नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी मैं करता रहता हूं, लेकिन इसके पीछे रीजन है कि मोदी जब अपनी सरकार से या अपने पार्टी के सारे लोगों से काम करवाना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि इनके पे सीबीआई जांच भी हुई, काफी सारी अभी पीछे भी खबरें आई थी सीबीआई जांच की, तो जब मोदी सरकार खुद नहीं कर पाते कोई भी चीज तो इस पे सीबीआई की जांच लगाते हैं लोगों पे। इस तरह की काफी सारी मुद्दा उन्होंने सामने रखे और जमकर मोदी सरकार पे निशाना साधा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इतना ही नहीं, केजरीवाल इतना ही नहीं, हमारे 21 विधायकों को झूठा सच्चा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहके उन्हें निलंबित भी किया गया, और इसके चलते उनके सांसद सस्पेंड भी हो गए। लेकिन जिस तरह से कल खबर यह आई थी कि जो 21 विधायकों को लेकर लाभ के पद का जो नोटिस था वो खारिज कर दिया गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से, इसके बाद ये उसके जवाब में ये वीडियो शायद आया है। एकदम सही, आपने सही कहा कि जब इनके 21 विधायकों की कोर्ट के द्वारा खारिज की गई थी, उसके बाद इन्होंने ये बयान जारी किया कि अब मोदी सरकार अब तो संभल जाए लेकर के, क्योंकि उन्होंने जो भी झूठे क्लेम में हमारे विधायकों को फंसाया था वो तो साफ दिख रहा है अब। तो इन्होंने इसी मुद्दे को मेन पॉइंट पे रखते हुए मोदी सरकार पे जमकर निशाना साधा, और इन्होंने साथ कहा कि मोदी सरकार जब कुछ नहीं कर पाती है तो अपने नीचे के लोगों को, जैसे आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई और इसके मास्टरमाइंड बीजेपी के मास्टरमाइंड को अमित शाह के रूप में उन्होंने दर्शाया, और मोदी जी ने पीएमओ को भी अरविंद केजरीवाल ने पीएमओ को भी अपने हाथ में लिया। चलिए शरद, अरविंद केजरीवाल कोई मौका नहीं छोड़ते हैं किसी तरह का भी कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधें, क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता मामला राजनीतिक तो है ही। चलिए राजनीति की बात करेंगे तो रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां मायावती अब कमर कस रही हैं विधानसभा चुनावों को लेकर। जिस तरह से चर्चा में लगातार वो पार्टी बनी हुई है, मायावती खुद चर्चा में बयानबाजी को लेकर, उसके बाद रणनीति तय की जा रही है कि किस तरह से बीएसपी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावों को लड़ेगी। हम रुख करेंगे प्रीति का। प्रीति, किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? बीएसपी ने लगातार अपनी जिम्मेदारियां बांटना शुरू कर दी हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ है? जी, मायावती बिल्कुल अपने चुनावी तैयारियों को लेकर जोर शोर से जुट गई। दूसरा, पहले जो दयाशंकर वाला जो प्रकरण हुआ था उसकी वजह से बसपा कहीं ना कहीं एक तरह से बैकफुट पर आ गई थी। इसलिए मायावती ने एक ऐसा कैडर दाव खेला है जिसमें मेरठ के एमएलसी अतर सिंह राव को उन्होंने एक वेस्ट यूपी की कमान सौंपी है, जो दलितों पे ज्यादा फोकस करे। तो इस तरीके से मायावती ने एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी उसको वहां पे एक कहा है कि एक वो मुस्लिम उसको गठजोड़ करें, उनको एक अपने समूह में लेके आए। वहीं पर जो अतर सिंह हैं उनको एक दलित उनको अच्छे से उसमें अपने साथ मिलाकर चल सके। इसलिए मायावती ने एक सोच समझकर एक बैठक भी करी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम इस तरीके से खेलेंगे जिससे कि जिस तरीके से हम दयाशंकर वाले प्रकरण से जो हम बिल्कुल पीछे आ गए थे उसको हम सही तरीके से कर सके और यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति दर्शा सके। चलिए, बीएसपी ने अब कमर कस ली है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर। जिस तरह से बयानबाजी हुई और बीएसपी
कुछ मूवमेंट में लग रही थी, आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह स्वाति सिंह सामने आई और फिर बयानबाजी का दौर फिर शुरू हुआ, तो बीएसपी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका तो लगा था और उसके बाद उन्होंने रणनीति अपनी बदली। अब वो बाकायदा तौर पर जमीनी स्तर पर क्या कुछ करना है उस पर लगी हुई हैं। चलिए अब बात करेंगे डीपी यादव। डीपी यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो नाम जो बाहुबली के रूप में काफी चर्चा में रहा, साथ ही एक राजनेता के तौर पर उनका कई पार्टियों से संबंध रहा, यहां तक कि उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई। तमाम तरह के आरोप उन पे लगे और अब एक नया आरोप नहीं है, पुराना आरोप था सट्टेबाजी को लेकर, जिसको लेकर उन्हें देहरादून से पुलिस लेकर अब दिल्ली के लिए आ गई है। क्या कुछ अपडेट्स हैं इस पे कि मामला काफी पुराना है लेकिन अब ये क्यों उठा और क्या कुछ नए अपडेट्स हैं हमें बताएंगे रणधीर। ये डीपी यादव को लेकर ये जिस तरह से हलचल अब फिर तेज हो गई है, डीपी यादव का नाम कहीं ना कहीं एक खोसा गया था, लगातार गिरफ्तारियां उनकी, जेलों में उनका जाना आना लगातार बना हुआ था। अब एक ये नए तरीके का उनके ऊपर केस, नई तरीके का केस तो नहीं कहेंगे शाकिर, मको का मामला कोई नया नहीं है, दिसंबर का ही मामला है और इसमें जो सट्टेबाज पकड़े गए थे भजनपुरा इलाके से उन्होंने इनका नाम बकायदा लिया था और उनके बयान के बाद ही उन्होंने जो बताया था उसके बाद ही डीपी यादव के ऊपर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है और कल उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो जिस तरह से ये डीपी यादव सट्टेबाजी का पूरा खेल रहे थे और इन पे लगातार, और बाहुबली तो नेता हैं ये उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो किस तरह से अब आगे की इनकी राह देख रहे हैं आप? क्या इन्हें कुछ राहत मिल पाएगी कोर्ट से, क्योंकि लगातार मामले तो इनके ऊपर लगातार दर्ज हैं और उसके बाद एक ये मामले में फिर अब इन पे कार्रवाई हो रही है, कुछ राहत या कुछ जमानत की याचिका दायर की जाएगी या इनके वकीलों की तरफ से कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें डीपी यादव फंसे हों, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में से एक हैं और इनके जैसे कि बयान आया था सट्टेबाजों का कि इनकी सह से ही वो ये सारा कुछ चला रहे थे। कोर्ट की तरफ से कोर्ट कैसी नरमी बरतेगी ये तो कोर्ट ही बता सकती है, उसके फैसले से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बिल्कुल अंतिम जमानत की कोशिश तो नहीं कर पाई है, लेकिन हाँ इनके वकील कहीं ना कहीं अब जमानत लेने की कोशिश करेंगे। अब फिलहाल इन्हें 10 दिनों के रिमांड में भेजा गया, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो डीपी यादव राजनीति का वो चेहरा जिसने बाहुबल के दम पर अपनी राजनीति में एक पैठ बनाई और उसके बाद अब फिर राजनीति से कहीं ना कहीं गुम होते हुए अपने फिर उन्हीं पुराने बाहुबल के दौर का वो सब खेल जो इन्होंने उस वक्त खेला, उसके नतीजे में अब पुलिस की कार्रवाई अब इन पे शुरू होती है। रुक करेंगे हम शरद का। शरद, दिग्विजय सिंह की तरफ से बयान आया, ट्वीट आया अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ। लगातार ये चर्चा में तो इसलिए रहते थे कि ये विपक्षी पार्टियों पे ट्वीट करते थे, बयान देते थे, यानी कि यहां तक कि पीएम मोदी तक पे उन्होंने लगातार निशाना साधा। अब उनके निशाने पे अपने ही पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन मध्य प्रदेश के, उन्हीं पे निशाना साध दिया। देखिए, ये अगर दिग्विजय सिंह कोई बयान दें या कोई ट्वीट करें और इस पे बवाल ना हो, ये तो हो नहीं सकता। अभी तक आप देखा होगा पीछे भी दिग्विजय सिंह बवाल को लेकर के, अपने बयान को लेकर के, अपने ट्वीट को लेकर के काफी चर्चा में रहते हैं। ये इट्स कॉमन सी बात है कि इनको लेकर के बवाल ना हो, और इन्होंने अपने ही सरकार को लेकर के इन्होंने बयान जारी किया, जो ये कहीं ना कहीं जो पंजाब में इलेक्शन आ रहा है और अभी यूपी में इलेक्शन आ रहा है, तो इस सबको अगर एक उन्हीं पार्टी के नेता और उन्हीं पार्टी को लेकर के बयान जारी करें तो चुनाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शरद, जिस तरह से हमने देखा कि राजस्थान कांग्रेस में भी कुछ ना कुछ बगावत के सुर फूट रहे हैं, उसमें अब ये मध्य प्रदेश का मामला आ रहा है नया हमारे पास सामने। उत्तर प्रदेश में पार्टी लगी हुई है कि लोग एकजुट हों। संदीप दीक्षित खुल के पार्टी आला कमान के सामने आते हैं कि अजय माखन से उनके मतभेद हैं, उस पर खुल के सामने वो मीडिया में आते हैं। राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, अब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, और उत्तर प्रदेश में पार्टी कह रही है कि हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। किस तरह की चीजें देख रहे हैं आप राजनीतिक तौर पे, ये किस तरह का सेटबैक हो सकता है कांग्रेस के लिए? नहीं, इसमें तो ये कहा जा सकता है, जैसे अभी संदीप दीक्षित का बयान आया कांग्रेस को लेकर के, वो भी विपक्ष में खड़े दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बयान आया कांग्रेस को लेकर के, वो भी विपक्ष में, मतलब विपक्ष में खड़े नहीं दिख रहे, लेकिन उन्होंने अपने पार्टी की आलोचना की। तो इस पे कांग्रेस को काफी सोचने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो इसमें अगर कांग्रेस पार्टी अपने सारे नेताओं को लेकर के एकजुट नहीं नजर आएगी तो इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है पंजाब चुनाव, यूपी चुनाव को लेकर के। चलिए, दिग्विजय सिंह के बयान के बाद एक बार फिर चर्चा, जैसे कि शरद ने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह बयान दें और चर्चा ना हो
तो ये बात हो नहीं सकती। तो चर्चा तो होगी उनके बयान की, लेकिन कांग्रेस को सोचना होगा कि आगे की रणनीति किस तरह से बढ़ती है। हाल के दिनों में भू माता ब्रिगेड लगातार चर्चा में रही। चर्चा में इसलिए रही कि वो महिलाओं को दरगाहों और मंदिरों में प्रवेश के लिए संघर्ष करती हुई नजर आती थी, पुलिस से लड़ती थी, सरकारों से लड़ती थी। लेकिन इस बार एक अलग वजह से वो चर्चा में, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक युवक को मारती हुई नजर आ रही है, उसे लगातार हाथ पैरों से मारती हुई नजर आ रही है। क्या क्या कुछ है उस वीडियो में और क्यों उस युवक की पिटाई कर रही है भू माता ब्रिगेड के अध्यक्ष? हरी, क्या है इस वीडियो में और क्यों इस युवक को पीटा जा रहा है? ये श्रीकांत नाम का एक बंदा था जिसने एक लड़की से शादी करने की बात कही थी और उसके बाद अवैध संबंध बनाए थे, मगर बाद में जब वो गर्भवती हो गई तो इसने इनकार कर दिया शादी करने से। उसके बाद उस लड़की ने पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई, तो उसके बाद इसने कहा ठीक है मैं शादी कर लूंगा, मगर उसके बाद ये दोबारा से पलट गया अपनी बात से। फिर उस लड़की ने तृप्ति देसाई से गुहार लगाई। फिर तृप्ति देसाई अपने भूमाता ब्रिगेड के साथ आके बीच सड़क पे इसकी पिटाई करी और तृप्ति देसाई का ये कहना था कि अगर कभी महिलाओं पर अत्याचार होंगे तो मैं कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं हिचकूंगी। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं किस तरह से तृप्ति देसाई इस युवक को मार रही हैं। सरेआम लोग इकट्ठा हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं कि इसको रोक सके। ठीक है, इसका एक कानूनी हल भी हो सकता था, पुलिस के पास जाया जा सकता था, लेकिन देश में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सलमान खान की। सलमान खान अपनी फिल्मों और तमाम तरह की चीजों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी चर्चा का विषय कोर्ट केस से जुड़ा हुआ है। इस पे कुछ ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं एक बार फिर स्मिता, किस तरह के अपडेट्स हैं? जी, इस बार अपडेट ये है कि जो चिंकारा मामला उनका 1998 से चल रहा है, उस मामले में जो गवाह है, जो एकमात्र गवाह है, वो निकलकर सामने आ गए। जो हरीश दुलानी है वो निकलकर सामने आए मीडिया के सामने। हालांकि वो पहले भी आए थे, लेकिन वो तब आए थे जब इस मामले काफी शुरुआती दौर में जब ये मामला था तब वो सामने निकल के आए थे। उसके बाद जो ये बीते इतने साल हैं इसमें वो कभी नहीं आए। ऐसा कोर्ट का भी कहना है कि वो कभी वो आके उन्होंने अपनी गवाही नहीं दी। पुलिस का कहना है कि वो कभी उन्हें मिले नहीं, बल्कि पुलिस तो ये भी कह रही है कि वो लापता थे, वो इंडिया से बाहर चले गए थे। तमाम तरीके की चीजें उनके बारे में हो रही थी, लेकिन आखिरकार वो निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो कहीं नहीं गए थे, वो राजस्थान में ही थे, वो कहीं भी नहीं गए थे और कभी भी उन्हें बुलाया ही नहीं गया। किसी भी मामले में सुनवाई के दौरान उन्हें नहीं बुलाया गया। जब शुरुआती दौर में उन्हें बुलाया गया था तो वो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें नहीं बुलाया गया। जिस तरह से हम सलमान खान के और केसेस भी देखते हैं, हमने हिट एंड रन केस वाला उनका मुद्दा भी देखा, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ कि जो चश्मदीद गवाह होते हैं या तो वो बयान से मुकर जाते हैं या उनकी तरफ कानून या पुलिस एजेंसियां जो उस वक्त उनको उसका बयान लेना होता है वो उस वक्त उसका बयान नहीं लेती हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग फिर एकदम से प्रकट होते हैं और मीडिया के सामने आते हैं और अपने बयान देते हैं। क्या कोर्ट इसको संज्ञान में लेगी? क्योंकि जिस वक्त बयान दर्ज कराए जा रहे थे तब आप कहां थे? अचानक से जब केस कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया उसके बाद आप सामने आते हैं मीडिया में, क्या कोर्ट इसका संज्ञान लेगी? जी शाकिर, सबसे पहली बात तो यह है कि जो सलमान खान है वो कोई आम आदमी तो है नहीं। सलमान खान तो सलमान खान है। तो सबसे बड़ी बात ये जो ये तमाम तरीके की उनके साथ होता है, हमने उनके साथ हिट एंड रन मामले में भी देखा, हम उनके साथ इतने सालों से चिंकारा मामला भी देख रहे हैं। तो एक आम साधारण इंसान अगर वो होते तो अब तक वो जितने मामले उनके ऊपर चल रहे हैं एक मामले के तहत ही अभी वो इस जगह पे नहीं होते जिस जगह पे वो है। लेकिन अगर वो अभी हैं और जिस तरीके से ये गवाह निकल कर आते हैं और पलट जाते हैं तो आप इसके पीछे जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि कौन सी वजह होगी। लेकिन यहाँ जो मामला है वो काफी अलग है। जो हरीश दुलानी हैं उन्होंने स्टार्टिंग जब ये शुरू हुई थी ये चीज तो वो एकमात्र गवाह थे, तब उन्होंने कोर्ट में जाकर ये गवाही दी थी कि जो सलमान खान हैं इन्होंने ही मारा है। लेकिन उसके बाद जब मैं आपको इसका एक पक्ष नहीं देखना चाहिए, मैं आपको इसका दूसरा पक्ष भी दिखाना चाहूंगी। जो हरीश दुलानी हैं वो सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही है, ये स्टेटमेंट एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रखा है कि मुझे जान का खतरा था, मुझे धमकी मिली थी, मेरे पिता को धमकी मिली थी और उसके बाद हम डर गए थे। आपको पता है हरीश दुलानी की हालात मैंने इस तरह देखा कहीं, हरीश दुलानी की हालात ऐसी हो गई है कि उनकी
मानसिक स्थिति जो है वो इस वक्त सही नहीं है, क्योंकि उनको जब से उनको धमकी मिली जान से मारने की, एक तो पहले इस मामले में पड़ने के बाद से उनका जो रोजगार था वो चला गया। जो वो ड्राइवर था, जिसके वो ड्राइवर थे, जो जिसकी वो गाड़ी चला रहे थे, उसने उनको मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा ड्राइवर है। इसी तरह की स्थिति कमोबेश उस पुलिस वाले की भी थी जो सलमान खान को हिट एंड रन केस में एक सिक्योरिटी, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं होती है। कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी, एक बड़ा पावर वाला जिसके पास पैसा हो और सोर्सेज हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ मीडिया का रवैया भी उस तरह का नहीं होता जिस तरह आम नागरिक के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो उसको लेकर जिस तरह मीडिया का भी रवैया होता है। सलमान खान को लेकर हमें कहीं नहीं देखने को मिला कि मीडिया खुलकर इस पे बात करने को भी तैयार हुआ। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया भी नहीं पढ़ना चाहती। सलमान खान इतने बड़े स्टार हैं, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है। आप अगर 10 लोगों के बीच में इस बात का तर्क रखेंगे तो उसमें 9 लोग जो हैं वो सलमान खान के पक्ष में बात करेंगे। सिर्फ एक ही ऐसा इंसान आपको मिल सकता है, अगर कहें तो मिल सकता है, कि जो उनके विपक्ष में भी सुने। इससे पहले आपने बिल्कुल सही कहा, इससे पहले जो हमने पुलिस इंस्पेक्टर जो थे उनके बारे में भी देखा हिट एंड रन मामले में। हालांकि कई लोगों ने, उनकी स्थिति तो शायद ऐसी हो गई थी कि उन्हें मुंबई की सड़कों पे भीख मांगते तक देखा गया था। काफी कम उम्र में उनकी मृत्यु भी हो गई एक गंभीर बीमारी से, और आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई थी जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और कुछ इसी तरीके की चीज इस हरीश दुलानी के साथ भी हुआ। जिस तरीके की उसकी मानसिक स्थिति है, जिस तरीके की उसके परिवार की मानसिक स्थिति है, पिछले कई दिनों से जो वो बंदा है वो राजस्थान में ही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उसको नहीं खोज रही। आप सोचो, एक साधारण से ड्राइवर के पास पुलिस कैसे ये अंदाजा लगा सकती है कि वो दुबई भाग जाएगा, वो इंडिया से बाहर चला जाएगा। एक साधारण सा ड्राइवर जिसको उसके मालिक ने इस केस के बाद जॉब से निकाल दिया, नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उसके बाद उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। उसके बाद जब उसने गाड़ी चलाना शुरू किया, फैसला भी किया, मन भी बनाया गाड़ी चलाने का, तो उसने इसलिए गाड़ी नहीं चलाई क्योंकि उसे इस बात का खतरा था कि कभी कोई एक अनजान शख्स आएगा कि मुझे लेकर चलो और वो उसे ले जाके मार डालेगा। क्योंकि जिस तरीके की उसे धमकी दी गई थी, एक आम इंसान, हम और आप तो उस धमकी से डरेंगे ही। एक नॉर्मल जिंदगी जो थी उसकी इस धमकी के बाद से बदल गई। उसके माता पिता नहीं रहे, दोनों का देहांत हो गया। उसकी जो अपना जो घर की स्थिति है वो काफी दयनीय है। बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में वो अपना घर चलाता है। लेकिन अब जो बात यहाँ पे ये है कि इतने सालों में उसको पुलिस ने भी नहीं ढूंढा, उसको पुलिस ने नहीं पूछा कि आप कहां पे हो, उसको ट्रायल के लिए नहीं बुलाया गया, उसको कोर्ट में नहीं बुलाया गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो ये होता है, जो ये रुतबा होता है, जो इस तरह का स्टारडम होता है, ये कहीं ना कहीं सलमान खान पे इतना ज्यादा हावी है कि ना इसमें मीडिया पढ़ना चाहती है, ना इसमें पुलिस पढ़ना चाहता है, ना इसमें कोर्ट पढ़ना चाहता है। ये एक आदत सी बन गई। चलिए, सवाल कोर्ट के फैसले पर नहीं उठते, सवाल उठ रहे हैं उस पुलिस की कार्रवाई पर जो वो केस दर्ज होने के बाद करती है, किस तरह से बयान लेती है। और कहीं ना कहीं साफ है कि पैसा और रुतबे के आगे पुलिस की जांच भी कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इस एक बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद भारत की तमाम खबरों से आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक खबर का जो सीरिया से आ रही है। हमें प्रीति ज्यादा अपडेट्स देगी, क्या कुछ है सीरिया से आज न्यूज रूम लाइव में। जी, कल सीरिया में बुधवार को एक आत्मघाती हमला हुआ है, जहां पे सीरिया में इससे पहले भी इस्लामिक स्टेट ने बहुत सारे हमले किए हैं, जिसमें कल जो हमला हुआ है उसमें बस और ट्रक का इस्तेमाल किया गया था और जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई और लगभग 150 के आसपास लोग घायल हो गए हैं। और वहां का बहुत, मतलब इस धमाके से बहुत नुकसान हुआ है, काफी लोग घायल हैं, लोग परेशान हैं। और जबकि जो पुलिसकर्मी हैं जो कुर्द, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमला किया गया है उस कुर्द सरकार के जो अधीन आता है उस जगह पे हमला किया गया। तो इस तरीके से कुर्द सरकार को निशाना बनाते हुए हमला किया गया और आईएस ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने जो कुर्द के जो सैनिक हैं उनको टारगेट किया था इस हमले के लिए। चलिए, सीरिया में लगातार हम देख रहे हैं कि बशर अल असद और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के बीच लगातार एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। जहां रूस सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका बशर अल असद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को अंजाम देता है। एक अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर सीरिया को लेकर अलग अलग राय, अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं। अब रुक करेंगे हम खेल की दुनिया का न्यूज रूम लाइव में। खेल पे क्या अपडेट्स हैं हमें बताएंगे कार्तिक। आज खेल में क्या कुछ है? रियो ओलंपिक से जुड़ी हुई आपके पास जो खबर आ रही है वो क्या है? 5 जुलाई को नरसिंह यादव का जो दूसरा डोप टेस्ट हुआ था
उसमें भी ये पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके बाद जो कल सुनवाई हुई थी नाडा की सुनवाई हुई थी कल, राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी, इसकी कल सुनवाई हुई थी। इसमें इन्होंने अपना पक्ष रखा था और आज भी इसके बारे में सुनवाई होगी और इसका फैसला आज 4 बजे शाम तक आ जाएगा। जिस तरह से नरसिंह यादव ने ये आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, उसके बाद कुश्ती संघ भी उनके सपोर्ट में आया था और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इनको हरी झंडी मिल जाएगी रियो ओलंपिक के लिए, लेकिन वो उम्मीदें तो अब खत्म हो गई क्योंकि सरकार की तरफ से भी प्रवीण राणा का नाम आगे किया गया है और वो रियो के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से अलग अलग दावे आ रहे हैं कि खबर ये भी आई कि किसी एक खिलाड़ी के से जुड़ी हुई कि उसने उस खाने में पाउडर मिलाया था, लेकिन बाद में कुछ सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि खाने में कुछ नहीं मिला हुआ था। क्या कोई जांच एजेंसी गठित की गई है इसको लेकर कि इस पर कोई कार्रवाई हो सके, कोई जांच हो पाए? आज शाम को इसका फैसला आ जाएगा। नाडा ये कल भी इसके बारे में चर्चा हुई थी और आज भी चर्चा होगी इस बारे में और बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे तक इसके बारे में पूरा फैसला आ जाएगा। और इसके साथ नरसिंह यादव के पिता ने भी, पंचम यादव ने बताया है कि उनके बेटे के ऊपर सतपाल सिंह और सुशील कुमार ने ओलंपिक से बाहर करने के लिए साजिश रची है उनके पिता ने सीधे सीधे सुशील कुमार को इस पे टारगेट किया है, लेकिन अभी जांच शुरू नहीं हुई है तो इस पे आरोप हम किसी पे नहीं लगा सकते किसकी वजह से हुआ होगा। चलिए कार्तिक, एक खबर ये भी आई है कुश्ती, रियो ओलंपिक को कुश्ती से आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो क्रिकेट में ब्रेडली एक फिल्म लेके आ रहे हैं, किस तरह की अपडेट्स हैं? हाँ, ये एक फिल्म ला रहे हैं अन इंडियन, जिसका नाम अन इंडियन है और ये रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। अब ये अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से तो अच्छा प्रदर्शन किया है, अब मूवी में इनका ये पहली मूवी इनकी है, देखना होगा कितनी दिलचस्प मूवी होगी ये। चलिए, क्रिकेटर और फिल्म का पहले क्रिकेट और बॉलीवुड और फिल्म का एक अलग ही रिश्ता रहा है, न सिर्फ विदेशों में बल्कि भारत के भी कई खिलाड़ी फिल्मों में आए और उन्होंने कला का प्रदर्शन किया, लेकिन वो बात अलग है कि फिल्मों में उनका कैरियर कितना आगे बढ़ा कितना नहीं। लेकिन फिलहाल न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया नाउ।